हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। भर भर के स्वागत है आपका, बहुत बहुत सारा। आज हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का मॉक लगाएंगे। ठीक है, मैं आपके सामने ये मॉक लगाऊंगा और हम कोशिश करेंगे डेली प्रीवियस ईयर का भी कोई एक मॉक लगाया जाए और उसको सॉल्व करने की अप्रोच को देखा जाए। ठीक है, मैं आपके सामने इसको लाइव सॉल्व करूँगा और आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। बाकी मैं आपको यहाँ पे इस आपके सामने अटेम्प्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले से देख रखा है या क्या। अब जैसे ये वाली आईडी है, ये टेक्स्ट बुक पे हम पहला मॉक लगाएंगे आज। तो ये टेक्स्ट बुक पे हम दोस्तों ने मिलके सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो सभी लोग इस पे लगाते हैं। अब ये शायद इस वाले टेस्ट का, क्योंकि ये पहला टेस्ट है, इसका ये शायद पाँचवा या छठा अटेम्प्ट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये सारे अटेम्प्ट लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त की आईडी है और सब लोग हमने मिल के ले रखी है सब्सक्रिप्शन, तो इसीलिए उसी पे ही सब लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो ठीक है, अब मैं एक और अटेम्प्ट लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले ही लगा के बैठा हूँ और देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा अभी कि कुछ कमेंट आए हुए थे कि अगर गूदा है और ये सब चीज़ें। ठीक है, गूदे की बात गूदे गूदा की बात तो ऐसी है कि मतलब ठीक है, मेरे अंदर तो गूदा नहीं है। मतलब हम लगाएंगे 6 बजे भी लगाएंगे सुबह। अगर मेरे पास अभी कोई सेटअप होता लाइव आने का तो हम सुबह 6 बजे भी लगा लेते हैं। मेरे पास एक्चुअली में बात यह है कि मेरा ये सब कुछ मैं नया नया शुरू कर रहा हूँ अपने दोस्तों के कहने पे और उनको हेल्प करने के लिए, कि सबको मैं एक साथ हेल्प कर पाऊँ, इस वजह से। खैर ये सब चीज़ें मेरे को बताने मैं ज़रूरी नहीं समझता आपको, बट मेन चीज़ ये है कि मेरे पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं नहीं तो लाइव आके भी लगाऊंगा, मुझे इसमें इशू क्या है। ठीक है, तो गोदा की तो बात ऐसी है कि भाई 6 बजे तो मैं लगा सकता हूँ, लगाऊंगा और आगे आने वाले टाइम में लाइव ही लगाया करूँगा। बट गूदा नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि मैं मेरा डाइजेशन सिस्टम एकदम ठीक है। मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ बहुत, तो सही रहता है। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है। पाचन तंत्र एकदम दुरुस्त है। तो जिसके अंदर गूदा ज़्यादा है तो आपको कब्ज़ की शिकायत है सॉरी, कब्ज़ की शिकायत है आपको, डॉक्टर के पास जाएं थोड़ा, या फिर चूरन वगैरह लें। आजकल बहुत मार्केट में चूरन आते हैं ना, कायम चूर्ण जेठालाल जी का, एक पेट सफा भी आता है। ठीक है कुल मिला के ये तो बात होगी मजाक की। चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे पास ना तो समय रह पाता है और ना ही मेरे पास रिसोर्सेज हैं उस तरीके के कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँ। बाकी कोशिश करूँगा कि मैं लाइव भी चीज़ों को लगाऊँ, बट आप उस तरीके से इसको मत देखो, इसको एज अ सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि लाइव मॉक ये सब चीज़ें ना ही करूँ। मेरा इसको करने का मेन मोटिव ये रहता है, टाइमर लगा रहता है साइड में, है ना, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाते रहता हूँ। मेरे से भी चीज़ें गलत होती हैं तो एंड में हम देख लेते हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि साइड में टाइमर चलता रहता है तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम ख़राब नहीं होता मेरा। तो मेरे को भी पता है कि 1 घंटा मेरे पास है, तो मैं इस मॉक को 1 घंटे में ख़त्म करना है मेरे को। ठीक है, तो उस तरीके से उस वजह से मैं इन चीज़ों को करता हूँ कि भाई टाइम ख़राब ना हो ज़्यादा। ठीक है, देखो ये टाइम ख़राब हो गया ना तो इस वजह से मैं करता हूँ। बाकी हाँ, बहुत सारी दूसरी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं इस चैनल के लिए, बहुत सारी आगे मैं चीज़ें करने वाला हूँ, तो वो भी आगे आपके सामने आएंगी और आई होप कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज और वो सब चीज़ों की बात रह जाती है। बाकी आप इसको एज अ सॉल्यूशन लें और इन सब चीज़ों में ना पड़ें। मैं कहीं से करके लगा रहा हूँ या मैं कहीं से आंसर देख के लगा रहा हूँ, उस चीज़ से आपका ना तो एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा होने वाला, ना ही यूट्यूब पे कोई फ़ायदा होने वाला। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको देखिए, वरना इस वीडियो को भी मत देखिए, साइड में करिए और जाके अपना कुछ पढ़िए। इस टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ करिए। ठीक है, बाकी हाँ, क्योंकि मैंने ये एक नया चैनल स्टार्ट किया है तो मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि आप मेरी अपेक्षा के अनुरूप, बल्कि आप मेरी अपेक्षा से ज़्यादा ही मुझे सहयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना छोटा भाई समझ के, अगर कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो उसको माफ़ करें। ठीक है, और बाकी अपने छोटे भाई का सहयोग करें, आपसे यही है। इन सब चीज़ों को और ये सब कमेंट करने से मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप करें कोई नहीं, कमेंट बॉक्स खुला है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। ठीक है, तो आपका फ़ायदा क्या है, सॉल्यूशंस देखिए, अप्रोच देखिए एग्ज़ाम में करने की। ठीक है,
तो अगर आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले इस वाले मॉक को खुद लगा के देखें, ठीक है? और अपने स्कोर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप इस मॉक को आप पहले खुद लगाएंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन ये देखेंगे। मैं आपके सामने लाइव लगा रहा हूँ, इस चीज़ को भूल जाओ। आप इसको इस तरीके से देखना कि मैं आपको जो अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कैसे मैं सॉल्व करता हूँ और आपको कैसे अपना तरीका बदलना चाहिए अगर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हो, या फिर आपका तरीका कुछ ऐसा है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो क्वेश्चंस को, ठीक है? तो आप उसको सीखिए कि आप चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मेरे दोस्त की आईडी है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। शायद ये 5वां या 6वां अटेम्प्ट होगा इस वाले टेस्ट का। तो शुरू करते हैं ये वाला टेस्ट, ठीक है? बाकी किसी को कुछ भी बात अगर गलत लगती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। चलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जीएस के साथ शुरू करता हूँ और मैं जीएस के साथ ही शुरू करूँगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? देखिए, ये शायद मैंने कहीं न कहीं पहले भी देखा हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे ये पता है, या फिर हमने डिस्कशन में इस क्वेश्चन को लाया होगा, तो मुझे इसका पता है कि ये सुब्बुलक्ष्मी हैं, ठीक है? तो ये हैं आपके एमएस सुब्बुलक्ष्मी। गलत भी हो सकता है, मैं भूल गया हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे। भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार जीता। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसको करूँगा मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है? ना अभी इसमें दिमाग लगाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि एलिमिनेशन वगैरह मैं तब लगाऊंगा जब मेरे पास टाइम बचेगा, ठीक है? तो भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं, उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चे, जैसा मामला हो, लैस की आयु तक शिक्षा के अवसर। तो शिक्षा मतलब भाग 4A में शिक्षा कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बीच में देने का एक कर्तव्य बनाया गया है, तो वो है आपकी 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य और मूलभूत जो शिक्षा है वो। आर्टिकल नंबर आई थिंक 45 है, और जो मौलिक अधिकार है वो है आर्टिकल नंबर 21A, जो ये बताता है कि ये राज्य का मतलब ये मौलिक अधिकार है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? पाली, प्राकृत नहीं, पाली, सिंधु, ब्रह्मी, संस्कृत। देखिए, इसमें आई थिंक सिंधु लिपि होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे प्राचीन जो सभ्यता अभी तक हमारे अ, समाज में है, वो तो सिंधु ही है, और उसकी लिपि इतनी प्राचीन है, जब सिंधु सभ्यता होगी तभी की वो लिपि होगी, और अभी तक उसको पढ़ा भी नहीं जा सका है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसका, बाकी आगे देखेंगे। तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित? देखिए, 2023 में एक विधेयक आया था, आई थिंक उसमें 1/3 सीटों के आरक्षण की बात की गई है, जो कि अभी लागू नहीं हुआ है। आई थिंक वो 2029 या 30 से लागू करने की उसको बात की गई है। आपने देखा होगा, बहुत न्यूज़ में रहा था ये, ठीक है? पंडित बिरजू महाराज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किससे रिलेटेड है? अपने कथक से। तो क्या क्वेश्चन है? नर्तक, संगीतकार, गायक और भारतीय कथक नृत्य के डैश काल का बिंदादीन घराने। तो ये हैं आपके लखनऊ घराने के, ठीक है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप इसको नोट्स में लिखेंगे मॉक के बाद, ठीक है? एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरीके से ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है? भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था, ये तो देखिए सबको पता होगा, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है? CEO भी होते हैं और उपाध्यक्ष भी होता है। बारश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जिसे मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो पहले गो में मैं इसको स्किप करूंगा, टाइम खराब नहीं करना है। रंगा स्वामी कप, ये भी मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इसको भी स्किप करूंगा अभी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश द्वारा एक पहल है, इसकी भी, बट इसमें मंत्रालय दे रखे हैं, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है? सांख्यिकी मंत्रालय, सूचना प्रसारण उद्योग, आंतरिक नीति। तो इसमें आप लॉजिकल गेस वर्क कर सकते हो, बाकी इसको स्किप करेंगे, बाद में आप देख सकते हो, बट मैं अभी कर देता हूँ इसको, स्किप करते हैं, आगे करेंगे।
टाइम खराब नहीं करें। मुद्रा आपूर्ति की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप। देखिए सबसे सरल जो होता है वो होता है M1। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो होता है M3 आई थिंक। ठीक है। 4 प्रकार से मुद्रा आपूर्ति को मापा जाता है, आपको पता होगा। नहीं पता तो इसको डिटेल में मैं डिस्कशन के लिए कुछ सोच रहा हूँ, वो जब मैं लाऊंगा ना प्रीवियस ईयर का डिस्कशन तब करेंगे। बाकी जो सबसे अधिक यूज़ किया जाता है वो आई थिंक M3 है। ठीक है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना डैश के मतलब डैश के राज्यों केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे पहली आर्थिक जनगणना जनगणना की गई थी हमारी 1977 में आई थिंक। ठीक है। और बाकी अभी लास्ट जो थी वो 2019 में की गई थी, 7th वाली। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी ने 1973। CCI के अध्यक्ष के रूप में मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व थे भाई? 63 थे। ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। न्यायाधीश को निलंबित करने के संबंध में नीचे दिए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित करने की प्रक्रिया। भाई उच्च न्यायालय के नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी एक प्रक्रिया है। न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बिल्कुल ये सही हो सकता है। न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए कोई प्रक्रिया, ये तो गलत है। निलंबित करने के लिए लचीली प्रक्रिया तो नहीं, महाभियोग लाया जाता है जिसमें विशेष बहुमत चाहिए होता है। ठीक है। तो बहुत बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर हो तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। ऐसा तो कहीं नहीं सुना कि मतलब दाएं से करेगा बाएं से। मुझे जानकारी ना हो ऐसा हो सकता है, बट मैं इसको तो गलत मानूंगा। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से दोनों गलत हैं। बाकी देख लेना आप, आगे देखेंगे भी ना, एनालिसिस करेंगे जब। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये न्यूज़ में मैंने देखा था। 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। डैश किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय आर्थिक और डैश सामाजिक आंकड़ों को एक विशेषण करते हैं विश्लेषण प्रसारित करने की पूर्ण प्रक्रिया है। जनसंख्या राष्ट्रीय सर्वेक्षण देखिए जनसंख्या जनसांख्यिकीय है ना, तो जनसांख्यिकी का मतलब होता है डेमोग्राफिक, जनसंख्या से रिलेटेड। तो जनगणना के बारे में बात की जा रही है ना, जनगणना की ये परिभाषा दे रखी है। अब आ गया हमारा मैथ्स। तो मैथ्स के पहले हम करेंगे क्या? मैथ्स ही करेंगे पहले। ठीक है। वैसे पहले रीजनिंग मैं करता हूँ बट मैथ्स करता है। ठीक है। चलिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। किसका? बोर्ड मास का। हम्म, ये है बोर्ड मास में। आपको पता है सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे आगे। तो 24 चौके 96, तो ये 4 आ गया। इंटू 4। ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो ऑफ का मतलब इंटू, मतलब का मतलब इंटू, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आ गया ये 8। अब वापस से 4 का 36 डिवाइडेड बाई 8। अब आपको पता है डिवाइड पहले करते हो आप, लेकिन जब इसके साथ ऑफ हो मतलब का हो तो पहले का को सॉल्व किया जाता है। यानी कि यहाँ पे तो 8 बचा, बट पहले का को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो इसमें इंटू लगा दो इसकी जगह। अब इस तरीके से बना दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से ये गया कितनी बार? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार। और ये 41 बचा यहाँ पे इंटू में 18। तो 41 इंटू 18 करेंगे तो यूनिट डिजिट देखिए 8 आएगा, है ना। यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो ना, बेफिजूल में कैलकुलेशन नहीं करनी। बाकी आप करके देख लो, 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73। ये चीज़ें मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सीखें। टाइम इस तरीके से आप बचा सकते हो। इन अप्रोचेस को सीखो कि कैसे यूनिट डिजिट से आप आंसर लाओगे। 7,200 रुपये का PQR में इस रेशियो में आवंटन किया गया है, बांटा गया है। आर का हिस्सा बताना है। देखिए जब भी रेशियो दिया हो इस तरीके से, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो आप उसको फ्रैक्शन का नीचे वाला सेम बना लीजिए। तो वो नीचे वाला कट जाता है। ठीक है। नीचे वाला मतलब हर, अंश और हर होते हैं ना, हर को। तो आप देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे भी 2 लगा लेता हूँ ना। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो जब मैं इसमें इंटू 2 करूँगा तो ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 8। तो ये नीचे से सारे 2 खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 8 बन गया,
और यहाँ पे 3 है ऑलरेडी। आर का हिस्सा तो पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। आर का हिस्सा कितना है ये बताना है। टोटल है 7200 रुपये। तो टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं? 8, 3 11 और 1 12। तो 7200 है वैसे तो, लेकिन रेशियो में इसकी वैल्यू कितनी है? 12। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? बटे 12। आर का हिस्सा क्या है? 3। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एकम 3, या इसको काट दो, 12 एकम 12, 12 छिंग 72 और 6 तिया 1800। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित इतने रुपए में एक नया बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर इतने रुपए खर्च करता है और इसे 2400 रुपये में बेचता है। तो हानि प्रतिशत बताना है। देखिए, जो उसने खरीदा, कोई चीज़ उसने खरीदी, भाई मैंने इतने रुपए की खरीदी, 23 20 इतने रुपए में चीज़ खरीदी, और उसकी मरम्मत पे भी जो खर्चा किया वो भी तो मेरी कॉस्ट ही है ना। मैंने चीज़ खरीद ली थी इतने की, बट उसकी मरम्मत पे भी मेरे को खर्च करना पड़ा। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड किया जाता है। तो मेरे को ये बल्ला कितने का पड़ा टोटल? 8 2 10, 5 और 2 का 2। तो ये 2500 रुपये का मुझे टोटल ओवरऑल बल्ला पड़ा। ठीक है, और बेचा मैंने 2400 का। तो मेरे को कितने की हानि हुई? 100 रुपये की। और हानि को किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो 2500 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पे मेरे को 100 रुपये का नुकसान हुआ है। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया 2500। अब इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ की ख़त्म कर दी, 2500 का 100, तो 4% की उसको हानि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी? देखिए, आपको पता है ये 14.28 है। ये ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको, क्योंकि ये पॉइंट में ना कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो आपको नहीं पता तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे ये लिखा है 14.28, ठीक है? तो ये 7 का मल्टीपल होता है। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी 14 यहाँ हो और 14 का कोई मल्टीपल हो और उसका डबल यहाँ पे लिखा हो, जैसे 14 दूनी 28 लिखा है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है हमेशा अपॉन में 7। और 14 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 14 का कौन सा मल्टीपल है? पहला। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अगर वहीं पे कल लिखा हो कि भाई 28 रेशियो 56, तो ये किसका किसका है? ये 14 का मल्टीपल है। कितनी बार में है? 2 बार में है। तो ऊपर 2 आएगा और 14 का मल्टीपल और डबल किया हुआ है यहाँ पे। 14 का मल्टीपल हो और उसका डबल दिया हो, तो ये फ्रैक्शन में 7 होता है हर के रूप में। ठीक है, नीचे 7 आता है और ऊपर 14 का जौन सा वो मल्टीपल है, ऊपर उसकी वो संख्या आती है। ठीक है, तो ये 1/7 दिया हुआ है। आप इसको मिटा दें, हम इसको फिर शुरू करते हैं। तो 1/7 की कमी की गई, ओ सॉरी वृद्धि की गई। ठीक है, 1/7 की वृद्धि मतलब ये नीचे टोटल होता है, 7 पे 1 की वृद्धि की गई। तो पहले 7 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? देखिए, यहाँ पे जब 1 बढ़ा दिया ना, तो नीचे इसका उल्टा लिख दोगे, 1 कम हो जाएगा। अगर 8 था तो 7 कर देंगे, है ना, 1 कम कर देंगे। ये 8 और 7 ही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर इसकी लेंथ ये थी तो ब्रेथ ये हो जाएगी, मतलब अगर ये लंबाई थी ये चौड़ाई हो जाएगी। तो ये, अगर ये लंबाई थी तो ये चौड़ाई हो जाएगी। दोनों में क्षेत्रफल तो समान ही रहेगा ना, तो 8 सत्ते 56 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो सिंपल याद रखना है कि जब हम इस तरीके से बढ़ाते हैं तो इसी को उल्टा करके नीचे लिख देते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 56 56। तो अब इसमें मेरे को कितना बढ़ाना पड़ेगा? चौड़ाई को कितने प्रतिशत नहीं कम करना पड़ेगा ना, 8 से। 8 से 7 किया गया तो 1 कम किया मैंने कितने पे? 8 पे। तो 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। आप इसको इंटू 100 भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है, चलिए 12.5%। आगे बढ़ते हैं। 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की नियत ये बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में तो समान फल होने चाहिए और एक ही प्रकार के फल होने चाहिए एक पंक्ति में, दूसरे प्रकार के फल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमने पंक्तियां बना दी। इसने कहा कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। ठीक है, यानी कि अगर इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 हो, इसमें भी 4 हो। और इसमें 4 अगर आम है तो इसमें भी आम ही होने चाहिए। इसमें अगर केले हैं तो
पूरे में केले होने चाहिए, मतलब इसमें अगर आम है ना तो पूरे ही आम होने चाहिए, इसमें केले हैं तो पूरे केले होने चाहिए। इस तरीके के लिए पहले हम करते हैं इनका HCF कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कितने पार्ट में इसको इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो 44, 121 और 11 का आप देखेंगे हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, 11। ये तो आप समझ पा रहे हो ना, 11 के मल्टीपल हैं सारे और केवल यहाँ पे 11 है, एक ही है 11 बस। तो 11 इनका HCF हो गया। सीधी सी बात है कि पहले आप इनका HCF निकालेंगे, ठीक है, कि एक पंक्ति में आप 11 बंदे को खड़ा कर सकते हो अगर आपको बराबर बराबर बंदे खड़े करने हैं ना, ये सारे मतलब आम के लिए ये सब, तो आप एक में 11 कर दोगे ना, बाकी सब में भी 11 11 करोगे, बराबर ही डिवाइड होंगे। बट इसने ये कहा कि यहाँ पे आम ही आने चाहिए बस 11 पूरे, जितनी पंक्ति बनेगी, जोन सी पंक्ति बनेगी उसमें जो फल है वही रहना चाहिए। तो मैं 44 आमों को कितनी पंक्ति में डिवाइड कर सकता हूँ, 44 आम के लिए मेरे को 4 पंक्तियाँ चाहिए, 121 आम के लिए मेरे को 11 पंक्तियाँ चाहिए और 11 आम के लिए मेरे को एक पंक्ति चाहिए। तो इसने पूछा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 11 और एक 12 और 4 16 होगी। अगर आपको समस्या होती है तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वो 4 गुनी कब होगी। देखिए इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, 2 इंटू कितने समय में हुई है, 10 वर्षों में। अब आपको क्या करना है, इसकी जितनी भी पावर पूछी जाए, पावर मतलब जो 4 वर्ष में पूछा गया है, तो 4 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 2 है, इतने से ही समय में मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से अगर 2 की गुणा करेंगे तो 20, यानी कि 4 गुना जो है ये 20 साल में हो जाएगी। कल को ये पूछ ले कि 8 गुना, तो 8 गुना 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 3 है, तो 3 से हम समय में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, 10 तिया 30, ठीक है। तो 4 गुने के लिए आपको 20 हो जाएगा, 20 साल। एक छात्र ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं और इतने अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सॉरी, छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। मतलब इसने 60%, इसने 75%, लेकिन इससे इसने कितने ज़्यादा लिए हैं, 30 ज़्यादा मार्क्स लिए हैं और परसेंटेज में कितने ज़्यादा लिए हैं, 15। तो यानी कि 15% की वैल्यू तो भाई 30 दे रखी है, कि यहाँ से दिख नहीं रहा कि 1% की वैल्यू कितनी है, 15 दूनी 30, तो 1% की वैल्यू 2 है। यदि 1% की वैल्यू 2 है और कितने प्रतिशत अंक होते हैं टोटल, 100% होते हैं ना, 100%, एक की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। मान ज्ञात कीजिए, चलिए मान ज्ञात कर देते हैं। 24 तिया 72, तो ये हो गया 175 इंटू 3 + 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई करने के भी आपके पास तरीके होने चाहिए। मुझे पता है ये 170 के लिए 17 ले लूँ ना, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, तो ये 51 मतलब 510 और 15 मतलब 15, 510 में 15 जोड़ेंगे 25। बाकी आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 525 में आपको 5 जोड़ना है, हाँ, और इंटू 20 करना है, फिर इस पूरे वाले को डिवाइड करना है 2 से। आप सीधा क्या कर सकते हो यहाँ पे, 530 इंटू 20, डिवाइड का मतलब क्या है, नीचे लिख दो इसको। जब आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 530 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5300। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि वो केवल 10% काम पूरा कर पाई है। तो 8 दिन में लिखते रहें साथ साथ, है ना। 8 दिन में 10% काम उसने पूरा किया है, ठीक है सर, ठीक है जी। उसने पूनम को काम पर रखा है जो राखी से 20% अधिक दक्ष है, एफिशिएंट है, ठीक है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे। उसने पूनम को रखा है जो कि 20% अधिक दक्ष है। आप देखिए इनकी ना एफिशिएंसी निकाल लो पहले, राखी है और एक पूनम है, इनकी एफिशिएंसी क्या है। पूनम 20% अधिक दक्ष है, अगर राखी एक दिन में 100 काम करती है तो पूनम एक दिन में कितना करती है, 120 काम करती है। आप इनका
रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 5:6। यदि राखी एक दिन में 5 काम करती है तो पूनम एक दिन में 6 काम करेगी। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो इसने जो है ये मुझे बता रखा है कि 8 दिन में 10% काम कर दिया। तो अगर वो 100% काम करती तो इंटू 10 करना पड़ता उसको 100% के लिए। तो इसमें भी इंटू 10 करना पड़ेगा। यानी वो 80 दिनों में क्या कर देती है, पूरा काम कर देती है 100%। ठीक है। तो अगर वो 80 दिनों में पूरा काम कर रही है, कर पा रही है, 100% काम कर पा रही है, तो काम टोटल कितना रहा होगा। हम्म, कहाँ पे थे हम। हाँ, 80 दिनों में वो पूरा 100% काम कर सकती है। काम कितना बचा हुआ है, 90% बचा हुआ है। तो 80 दिन का जो काम है वो 100% है, तो 90% काम वो कितने दिनों में कर सकती थी, 72 दिनों में वो काम जो है वो पूरा कर सकती थी। 90%, सॉरी, क्या कर दिया हमने, क्या आ गया था हमारा। हम्म, ये आ गया था 80 दिनों में कंप्लीट काम कर देगी। कौन, राखी 100% काम कर देंगे 80 दिनों में। ठीक है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है राखी की, अभी आया था 5 और 6। इनकी राखी की थी ये लिख नहीं पाता ना मैं ठीक से। और पीछे कौन थे, पूनम। इनकी एक दिन में ये इतना काम कर सकते थे और पूनम एक दिन में इतना। तो अगर 80 दिन में वो काम ख़त्म कर रही है राखी जी, तो एक दिन में 5 काम करती हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 400। और हमें बचा हुआ काम कितना है, 90%। 10% तो वो काम कर ही चुकी है ना। तो 400 का बचा हुआ यानी 90% काम, तो ये हो गया 360। इनको मिलके करना है दोनों को, तो एक दिन में दोनों कितना करती हैं, 6 और 5 11। तो ये कटेगा नहीं ना, 360/11। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और 25% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य बताना है। मतलब 25% की छूट देने के बाद मुझे कोई चीज़ इतने रुपए में मिली है, 25% की छूट देने के बाद मिली है। तो ये एक्चुअली में कितने प्रतिशत होगी, 75% होगी। और अंकित मूल्य 100% होगा, है ना। इस पे मैंने 25% की छूट देने के बाद कोई चीज़ खरीदी, तो इसका 75% ही तो होगा वो, 25% की तो छूट दे दी मैंने। तो 100% होगा कितना, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 17×4 = 68। ठीक है। जब आप इस तरीके से करेंगे ना, 17×4 = 68 आ जाएगा, 25×4 = 100। तो ये आ जाएगा 6900। कैलकुलेशन आप सीखें थोड़ा, है ना, इस तरीके से टाइम बचाएं कैलकुलेशन में। आर एक काम आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल हो गया। 90 दिनों में पूरा काम कर देगा तो 45 दिनों में तो आधा ही कर सकता है ना, 50%। क्या इसका भी सॉल्यूशन आपको करने की ज़रूरत होगी? ये तो आंखों से कर दोगे आप। इसको इससे डिवाइड करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना, पहले बोर्ड मास में देखिए, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करिए, चाहे उसमें प्लस है या माइनस है या इंटू है डिवाइड, कुछ भी, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करिए। ठीक है। तो 37, 33 और 3, ओ सर 33 और 7 40, इंटू 22 और इंटू 25। अब आप ऐसे मत करिए कि 22 की पहले 4 से करें, 40 से करें, फिर 25 से। आपको पता है, सीधा 25×4 करिए। 25×4 100 होता है, एक ज़ीरो इसके पास ऑलरेडी है ही। अब इसको 22 से करने में आपको क्या टाइम लगेगा क्या, ये सब चीज़ें सीखिए कैलकुलेशन में। ठीक है। 22,000। एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो भाई अनुत्तीर्ण 7% हुए होंगे, ये ध्यान रखना है। और इतने 92 75 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की, देखो 100% उपस्थित होंगे, उसमें से 93% उत्तीर्ण हो गए, तो 7% अनुत्तीर्ण हुए, जिनकी वैल्यू ये दे रखी है। तो 7% की वैल्यू आपको दे रखी है और 100% की वैल्यू पूछ रहा है।
तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 100 करेंगे 100% की वैल्यू आ गई। काटिए इसको, 7 से, 7 एकम 7, और 2 बचा इधर गया, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 1325, 132500, 132500। कई बार क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में ऑप्शन भी गलत टिक कर देते हैं ना, तो उसका भी ध्यान रखिए। सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीने के लिए इतने, अगले 5 महीने के लिए इतने, 4 महीने के लिए इतने, कुल वार्षिक बचत इतनी है, तो औसत मासिक आय। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं मेरे को एक बार गलत कर चुका हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन को। आपसे पूछा औसत मासिक आय, यानी 1 महीने की इनकम पूछी है, एवरेज, और यहाँ पे दिया है क्या, साल की इनकम। देखिए 3 महीने के लिए वो क्या करती है, 1100 रुपये का एवरेज दिया है, तो उसका 3 महीने में टोटल कितना खर्चा हुआ होगा, 3300। भाई 3 महीने में एवरेज वो 1100 रुपये खर्च करती है, एवरेज का मतलब क्या है, 1 महीने में 1100, 3 महीने में 3300 खर्च करती है। 5 महीने में 1000 का एवरेज है, तो 5 महीने में उन्होंने खर्च कितने कर दिए होंगे, 5000 कर दिए होंगे। 4 महीने के लिए 1200 रुपये का है, तो 12 चौक 48, तो 4 महीने में इन्होंने 4800 खर्च कर दिए होंगे। तो आपने देखे कितने महीने हो गए, 3 और 5 8, 8 और 4 12, तो 12 महीने में इन्होंने इतना खर्च कर दिया है। प्लस उनकी कुछ बचत भी तो थी। इनकम क्या होती है, हाँ, आपका एक्सपेंडिचर जो आप खर्च कर रहे हैं प्लस आपकी सेविंग, ये तो होती है। तो आपने जो खर्च कर दिया वो ये है, और आपकी सेविंग क्या है, 1300 रुपये, तो ये भी तो उसकी इनकम का ही हिस्सा है। तो इसने कितना कमा लिया होगा भाई, 0 0 8, 3 और 3 से 8 और 6 14, एक गया यहाँ पे, 5 4 9 और 1 10 और 11 और 3 14, तो इतने रुपए इसने एक साल में, मतलब 12 महीनों में कमा लिए। तो एक महीने एवरेज मासिक आय पूछिए ना, तो एक महीने में वो कितना कमाएगा, 12 का स्क्वायर है 1200। ठीक है जी, चलिए, काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है। किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है। देखिए मैंने माना कि मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये ये 40 वर्षों में, इनसे जो ब्याज मिला यानी कि SI जो मिला मेरे को, वो कितना मिला, मूलधन का 2/5, इसका 2/5 मिला। तो 100 का 2/5 कितना होगा, आप देखिए 100 का 2/5 निकालिए। आप इसको आसानी से कर सकते हो बट निकालिए, ठीक है, अगर नहीं आता किसी को तो इस तरीके से करें। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, ठीक है, 40 है ये, 40 4 सुनिए। तो भाई अगर 100 रुपये वो इन्वेस्ट करता है तो 40 साल में उसको 40 रुपये मिल जाते हैं। तो एक साल में कितने रुपए मिल रहे होंगे, 1 रुपये। 100 रुपये पे एक साल में 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो कितना प्रतिशत हो गया, 1% हो गया। ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। दोनों ने बेच दिया, ए को 25% लाभ हुआ और बी को 10% की हानि हुई। दोनों के CP बताने हैं। देखिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100%, और इसी पे ही लाभ और हानियां होती हैं कॉस्ट प्राइस पे। 100% है उसके पास कॉस्ट प्राइस, उसने, एक व्यक्ति ने 5000 रुपये का बेचा और दूसरे ने भी 5000 का बेचा। ये है हमारे ए महाशय, ये है बी महाशय। पहले वाले को, ए को 25% का लाभ हुआ, यानी कि ये जो था ये कॉस्ट प्राइस पे 25% के प्रॉफिट के बाद आया है। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 125%। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस के लिए मेरे को 100% निकालना होगा, तो इंटू 100 कर दिया। ये 5 से गया, ये 4 से गया, और इसको इससे काटा, तो ये क्या आ गया, 1000 × 4। 1000 × 4 ये कितना आ गया हमारा, 4000। इसको अच्छे से साइड में लिख लिया। पूछा क्या है, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात देख लेते हैं। पहले वाले का क्रय मूल्य इतना आ गया, दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना आएगा। दूसरे वाले को क्या हो रहा है, बी को 10% की हानि हुई है, तो यानी कि 10% की हानि के बाद बेचा है, तो ये इसकी 90% की वैल्यू है। तो इसका कॉस्ट प्राइस तो 100% रहा होगा ना। तो इससे इसको काटा, अब ये 9 से कटेगा नहीं, तो ये आ गया हमारा, बस यहाँ लिख देते हैं ना डायरेक्टली, 5 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे ना, एक 10 पे बची और ये 9। ठीक है, रेशियो का मतलब आपको पता है कि डिवाइड होता है। जब ये डिवाइड होगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, 50,000 नीचे आ जाएगा, और इंटू हो जाएगा बीच में, ये तो आपको पता है ना। डिवाइड के साइन का मतलब क्या होता है,
फ्रैक्शन को उल्टा कर दो और बीच में इंटू लगा दो। तो ये जब नीचे आएगा तो आपको पता है कि 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगी नीचे से, ठीक है। ऊपर 9 चला गया तो 9 और 4 36, 9 चौक 36 हो जाएगा और ये 50 बचेगा, तो 36/50 आपका आंसर हो जाएगा। रेशियो में कन्वर्ट करना है पूरा, काट दो आप इसको, 18 और 25, 2 से काटेंगे तो 18 और 25 आ जाएगा आपका आंसर। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखो इसकी समान चाल है और विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है। तो विपरीत दिशाओं में जब समान चाल से चलेंगी तो आपको पता है इसकी लंबाई भी 320 है, दूसरी वाली की भी लंबाई 320 है, तो वो टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना अपनी लंबाई के बराबर, वो भी 320 चलेगी, ये भी 320 चलेगी और रिलेटिव स्पीड लगेगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी आ जाएगी? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है? 18। तो भाई इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 640 अपॉन में 18, ये इनके रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष गति आ गई। कुल मिला के दोनों इस स्पीड से चल रही है, तो हमें तो एक की स्पीड चाहिए, दोनों की स्पीड क्या है? बराबर है, तो एक की स्पीड इसकी आधी होगी, स्पीड निकाल दी हमने, तो एक की स्पीड इसकी आधी हो गई। ये हमारी मीटर और सेकंड में चीज़ें हैं, तो जब मीटर और सेकंड में होगी तो ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये वाली चीज़ मीटर प्रति सेकंड में आ गई हमारी एक की स्पीड। हमें निकालनी किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, तो छोटे से किलोमीटर पे जाना, बड़े पे। मीटर से किलोमीटर यानी छोटे से बड़े पे जाना, तो बड़े को आप पहले लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 5। तो 18 से आपका ये 18 खत्म, 5 दूनी 10 से ये 0 खत्म, 64 आपका आंसर आ गया। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारा एवरेज का क्वेश्चन। 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21 ये सब दे रखी है, औसत बतानी है। देखो एवरेज निकालने कोई दिक्कत छोटी मतलब बड़ी बात तो नहीं है, आप इन सबको सम करें और 7 से डिवाइड कर दें, पर आप ना तरीके सीखें। आपको ऑप्शन पता है 22, 23, 24, 25, आप बीच वाले किसी को भी एवरेज मान लो। हमने कहा 24 को एवरेज मान लो आप, ठीक है। अगर 24 एवरेज है तो इसके पास कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। इसके पास कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। इसके पास तो कम है, इसके पास कितना कम है? 3 कम है। इसके पास 5 ज़्यादा है, इसके पास कुछ ज़्यादा नहीं है, 0 है, वही है 24 का 24। 28 के पास कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। 22 के पास कितना कम है? 2 कम है। तो देखिए माइनस माइनस 3 और 2 5 हो गया, तो -3 और -2, -3 और -2 -5, तो -5 को हम +5 से काट देंगे। अब प्लस का कितना बचा? 4, 2 और 1, 4 3 7 हो गया, यानी कि 7 एक्स्ट्रा है इनके पास सम। 7 लोगों के पास 7 एक्स्ट्रा है, तो एक के पास डिवाइड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा है। एवरेज 24 हमने माना था, लेकिन एवरेज एक एक्स्ट्रा है इनके पास, तो एवरेज कितना हो गया? 25। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो दोबारा से आप वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं, ठीक है। एम और एन का रेशियो दे रखा है, m+n और m-n का रेशियो बताना है आपको। m कितना हो गया? 9, 9 और 6 15, और m में से n गया, 9 में से 6 गया 1, नहीं सॉरी 9 में से 6 गया 3, तो आपका ये 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये आ गया 5:1 अपना ऑप्शन नंबर ए। कुर्सी का अंकित मूल्य इतने रुपए है, 20% और x% की दो क्रमिक छूट के बाद कुर्सी इतने रुपए में बिकी है, x का मान बताना है। दो छूट मिली है, पहले 20% की और बाद में इतने प्रतिशत की। तो आप देख लो, अगर 2,000 रुपये की कोई चीज़ थी, 20,000 की छूट के बाद बेची गई, तो 20,000 सॉरी 20% की छूट के बाद बेची गई, तो 10% की वैल्यू 200 और 20% की वैल्यू 400, तो 2,000 पे 400 की छूट मिली, तो यानी कि वो अब कितने की हो गई होगी? 1,600 की हो गई होगी। लेकिन 1,600 पे हमने फिर से x% की छूट दी, तो हमें वो x% की छूट देने के बाद हमने कितने रुपए की बेच दी? 1,400 की बेच दी। तो 1,600 रुपए की चीज़ हमने 1,400 में बेच दी, तो कितने की छूट मिली? 200 की छूट मिली ना। तो 1,600 की x% की जो छूट है वो 200 रुपये के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये 16 इधर आ जाएगा यहाँ पे इनके बटे में। तो 16 जब बटे में आएगा इसको काटिए, 16 एकम 16, 4 बचा इधर गया, तो 16 दूनी 32, 8 बचा, तो 16 पंजे 80, तो 12.5%।
इंग्लिश आ गई, इंग्लिश ज़्यादातर आप, सॉरी, अभी तो रीजनिंग भी रहेगी ना। जनरल इंटेलिजेंस, चलिए देखिए, शब्दकोश के अनुसार आपको इसमें व्यवस्थित करना है। आपको इन सबको एक साथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये देखें, ऑप्शन में आंसर है। आंसर में आपको पता है या तो पहले एक आएगा या चार आएगा, ये तो कंफर्म है ना। तो आप एक और चार में से देख लिए लो ना कि मतलब पहले कौन सा आएगा। देखो, डी ई, डी ई, ए है, आर है और डी है। तो आर पहले आता है या डी पहले आता है? तो डी पहले आता है, तो चार पहले आएगा। अगर चार से शुरुआत होगी तो ए तो खत्म। अब चार में, चार के बाद देखिए तीन आएगा, फिर दो आएगा। दोनों ऑप्शन में है ना भाई, इन दोनों में से तो एक आंसर है। चार के बाद तीन आएगा, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। अब आपको देखना है पाँच और एक में से पहले कौन आएगा। अगर एक पहले आएगा तो ये वाला आंसर होगा, पाँच पहले आएगा तो ये वाला आंसर। आप एक और पाँच को वो करिए, आप कंपेयर करिए। डी ए, आर और टी और आर में से पहले कौन सा आता है? पी क्यू आर एस टी। तो आर पहले आता है, फिर टी आता है, यानी एक पहले आएगा। एक पहले आने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इस तरीके से जल्दी करें इन सवालों को। टेक्स्ट बुक, ये सब क्या लिखा हुआ है भाई? महत्वपूर्ण सूचना छात्रों के लिए अद्भुत नेटफ्लिक्स जेट पर, पता नहीं क्या है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये आठ लड़के हैं और ये उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। B6 B1 के, एक दो तीन चार से लिख लेते हैं ना। तो B6 जो है B1 के दाएं से पांचवें स्थान पर, अगर एक यहाँ बैठा है तो दाएं से पांचवें स्थान, एक दो तीन चार पाँच, पांचवें स्थान पे कौन है? सिक्स। B6 B1 के दाएं से पांचवें स्थान पर, एक दो तीन चार पाँच, पांचवें स्थान पर आ गया। B4 B5 के दाएं से पांचवें स्थान पर, B4 और 5 यहाँ पे है नहीं, अभी इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। B5 जो B1 के निकटस्थ दाएं है, तो B5 जो B1 के निकटस्थ दाएं यहाँ पे आ जाएगा। B1 के निकटस्थ दाएं यहाँ पे हो जाएगा B5। B8 B4 के बाएं से तीसरे स्थान पे, ना तो यहाँ B8 है ना यहाँ B4 है, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। अब आते हैं आगे। B2 B7 के दाएं से तीसरे स्थान पे, B2 भी नहीं है, B7 भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। तो B1 का एक तो पाँच है पड़ोसी, और एक और होगा तो यहाँ पे आ जाएगा निकटतम। निकटतम का मतलब या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, या तो दाएं या बाएं होगा। अब दाएं ऑलरेडी बैठा है कोई, तो बाएं होगा ना B7। तो अब आपको बताना था क्या, B1 के निकटस्थ दाएं कौन बैठा है। तो B1 के तो भाई दाएं B5 बैठा है। B5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, बाएं पूछा है, बाएं, निकटस्थ बाएं पूछा है। अब देखो, आपने देखा यहाँ पे आपको बिठाने की जरूरत ही नहीं है, और जो चीज़ें मैंने स्किप की ना अभी पीछे, उनकी परफेक्ट वो नहीं थी आपको, चीज़ों के बारे में एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ था, सेट नहीं बैठ रहा था मामला। तो आपने अभी उसको हटा के रखा, जो जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको बैठाया, उसके हिसाब से आंसर आ गया। नहीं आता तो वापस से पीछे जाते और उनको बिठाते उसके हिसाब से। ठीक है, तो B7 आपका आ गया आंसर। मिट जा भाई, मिट जा। B7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, कहाँ गया? 7 नेक्स्ट। साइकिल चलती है पैडल से, कार चलती है किससे भाई? घुमाने वाले से, उसको क्या कहते हैं? बेलचा, दरवाजा, हथौड़ा, पहिया। तो भाई कार के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ रेस रेस वाला सीन होना चाहिए था ना। साइकिल तो पैडल से चलती है, तो कार के हिसाब से यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही दिख रहा है, पहिया। देखिए, बीच में एक है और फिर ये खड़ा हो गया, फिर बैठ गया है, फिर खड़ा हो गया है, लाइन बैठी हुई है फिर खड़ी हुई है। तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच होंगे, तो पाँच होगा, पाँचवा यहाँ पे होगा। तो पाँचवा यहाँ पे कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी और सी में है, इसमें और इसमें है। तो इन दोनों में से देखना है कौन सा होगा। अगर ये लेटा हुआ है और खड़ा है तो फिर नीचे लेटा हुआ आना चाहिए, तो नीचे दोनों में लेटा हुआ है। तो इसमें दोनों में देख लो डिफरेंस क्या है। तो इसमें यहाँ पे लेटा है, यहाँ पे खड़ा है, लेकिन यहाँ पे दोनों में लेटा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों में लेटा तो है नहीं ना, ये एक में लेटा एक में खड़ा है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अब। पांच दोस्त हैं, एलेक्स, बेन,
क्रिस, ये सब हैं मेज के, गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपने मेज बना ली भाई, 1 2 3, कहीं पे बिठा दो, 4 5। एलेक्स बैन के निकटस्थ दाएं बैठा है, तो बैन को मैं बी से लिख लेता हूँ, बी के निकटस्थ दाएं कौन बैठा है? एलेक्स। एलेक्स क्रिस या डेविड के बगल में नहीं बैठा है। अगर क्रिस या डेविड के बगल में नहीं बैठा है तो भाई देखो, 3 बच्चे बच रहे हैं, 3 बंदे बच रहे हैं। तो एलेक्स और डेविड तो यहाँ कहीं बैठे होंगे अगर इसके बगल में नहीं है तो तीसरा बंदा एलेक्स और डेविड के अलावा कौन है? सॉरी, क्रिस या डेविड। ये कह रहा है एलेक्स जो है क्रिस या डेविड के बगल में नहीं बैठा है। तो भाई क्रिस और डेविड यहाँ तो हो नहीं सकते, तो यहीं कहीं होंगे दोनों। और जो तीसरा बंदा बचा हुआ है वो यहाँ पे होगा। तो डेविड हो गया, क्रिस हो गया, एलन और एलेक्स और बेन के बारे में हम कर ही चुके। तो एम्मा यहाँ बैठा हुआ, तो आप इसको एम्मा को ई लिख दो अभी फिलहाल के लिए। एम्मा हो गया ई। डेविड एम्मा के निकटस्थ दाएं बैठा है, तो डेविड यहाँ बैठा है, निकटस्थ दाएं बचा हुआ यहाँ बैठ जाएगा। आपसे पूछा क्या है? क्रिस के निकटस्थ दाएं, तो क्रिस कहाँ पे है? बचा हुआ, तो क्रिस यहाँ पे आ गया। इसके निकटस्थ दाएं कौन हो गया? बेन हो गया। बेन को बैन कर दो, बेन लिखा है ऐसे। दो चिन्हों को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा, इधर से उधर करना पड़ेगा। तो इंटू और माइनस, देखिए इंटू और माइनस करने से हो सकता है क्या? लगा के देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस। तो 7 या 21, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, 7 या 21, 3 आ गया। तो ये माइनस का 3 यहाँ पे है और इंटू 4, तो अब इंटू करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं फिर इंटू करेंगे ना। तो यहाँ 12 आ गया। माइनस का 12 प्लस का 12 कट गया, 28 बचा, तो ये ऑप्शन गलत। अब आप प्लस और डिवाइड को रखिए, चेंज करिए। प्लस और डिवाइड को चेंज करेंगे तो प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा। देखिए इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 28 के बटे में 12 रखोगे तो पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। ना ही यहाँ पे इंटू में कुछ दे रखा है कि उसको फ्रैक्शन से काट दो। इसीलिए यहाँ पे डिवाइड नहीं रख सकते आप, क्योंकि आंसर जो है पॉइंट में नहीं आ रहा, वो पूरा पूरा आ रहा है। तो डिवाइड का चिन्ह यहाँ पे होता तो पूरा कटना चाहिए था, बट पूरा नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन ही मत रखो। ठीक है, अब आप देखो डिवाइड को इंटू से कर रहे हैं, इंटू यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर डिवाइड रखोगे और यहाँ पे इंटू रखोगे तो 7 के अपॉन में 4 आ जाएगा। ना तो 4 7 को काटेगा, ना 4 21 को काटेगा। तो यहाँ पे भी डिवाइड नहीं रख सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपका। ये भी गलत हो चुका है, ये भी गलत हो चुका है, यही ठीक निकलेगा, आप देख लो। इंटू की जगह प्लस रखो और प्लस की जगह इंटू रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आया 3, 3 यहाँ पे आ गया। और 12 × 8 = 96, 6 9 12 दूनी 24 और 10। एक सेकेंड, गलत रख दिया क्या मैंने कुछ? 1 मिनट, मिटा के रख देते हैं ना इसको। इंटू और प्लस, इंटू और प्लस, इंटू और प्लस। इंटू की जगह प्लस रखना है और प्लस की जगह इंटू रखना है। यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ +1। भाई ये भी गलत हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे +1 आता है, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ तो इंटू नहीं रखना चाहिए, तो ये भी गलत होना चाहिए। देखो डिवाइड का तो हमने देख लिया, कन्फर्म में नहीं हो सकता। एक बार ऑप्शन 1 को देख लेते हैं, ये हमने कुछ गलत कर दिया था क्या? इंटू की जगह माइनस रखना है, तो इंटू की जगह माइनस, माइनस की जगह इंटू। अरे यार, यहाँ पे इंटू रखना था हमें, माइनस की जगह इंटू रखना था। तो यहाँ पे आ गया 3 और 12 × 3 = 36, तो 28 + 36 -4। टाइम खराब हो गया ना, पहले ऑप्शन ठीक था। हाँ, तो ये कितना हो गया? इधर गया 30, 30 60 और 4 64, 64 में से 4 गया, आपका बचा कितना? 60। ये वाला सेट बिल्कुल टाइम खराब कर दिया यहाँ तो हमने। इसको लगा के आगे बढ़ेंगे। सभी गेंद, अब तेज़ी से करते हैं, टाइम जा रहा है। सभी बल्ले गेंद हैं, सभी गेंद बैडमिंटन हैं, और बस इतना ही है ना? हाँ, सभी बल्ले विकेट हैं। एक सेकंड, ये क्या कर दिया हमने? सभी बल्ले गेंद हैं, सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी बैडमिंटन विकेट हैं, तो ये विकेट भी है। ये बल्ले हैं, बल्ले, और ये बैडमिंटन है, तो यहाँ पे विकेट आ गया। सभी बल्ले विकेट हैं, ये बल्ले विकेट हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, बैडमिंटन कुछ बल्ले हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों आपके करेक्ट हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ क्या हो रहा है? +8।
यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना कुछ, 27 -27। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। प्लस, आप यहाँ कितना करेंगे, माइनस करें, 4 8 में से 6, ये हो गया 64 प्लस। अब आ गया, अब ये फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ये माइनस कितना हो रहा है, देखो 8 27 64, आपको दिख रहा है कुछ, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब माइनस हो रहा होगा गारंटेड। आप देखो 125, 5 गया 2, और 8 में से 12 गए 6, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 4 5, 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब प्लस हो जाएगा, तो 216 में 62 प्लस करेंगे तो एंड का यूनिट डिजिट 8 आएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट आपका हो गया के से एफ और डब्ल्यू से आर। के से एफ उंगली पे काउंट करो, एफ से के की तरफ जाओगे ना, एफ जी एच आई जे के +5, फिर आर से डब्ल्यू जाओगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो +5 +5। सी से ओ पे +5 नहीं, बी से ओ पे, बी से ए पे +5 नहीं, डब्ल्यू से बी पे हो रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी हो रहा है, ओ से एम पे हो रहा है, ओ पी क्यू आर एस नहीं, गलत। तो डी से आई पे हो रहा है +5, डी ई एफ जी एच आई प्लस हो रहा है 5, पी क्यू आर एस टी यू, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अरे ये क्या हो गया, टाइम खराब हो रहा है आज तो। ये रहा, क्यू और क्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। क्यू और एक्स का मतलब क्या हुआ, आई जे की बहन है, तो क्यू बहन है किसकी, जे की, मतलब एक्स की। क्यू बहन है एक्स की, एक्स प्लस वाई, तो आई प्लस जे का मतलब आई जे का पति है, तो एक्स पति है किसका, वाई का। वाई इंटू जेड, तो इंटू का मतलब क्या होता है, आई जे की माँ है, तो वाई माँ है जे की, मतलब जे यहाँ पे कौन है, जेड। तो क्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो इनकी जो माता है, कौन पति था इसमें, माता की बहन, कहाँ गया यार, यहाँ पे गलती हो रही है क्या, एक्स और वाई में से कौन पति था, आई जे का पति है, तो ये पति है, तो पापा की बहन। क्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड से किस प्रकार संबंधित होगी, पापा की बहन, तो बुआ लिखना था ना यहाँ पे, क्या कर रहे हो भाई तुम। यहाँ पे देखो जल्दी से, टी से यू, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई आएगा, वाई आएगा, वाई चेक ही नहीं करना, जे से एल, जे के एल, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आएगा, तो ये खत्म, ये खत्म, टी के बाद बी आएगा, चेक ही नहीं करना। अब देखो 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उस आकृति का चयन करें जिसमें छिपी हुई आकृति है, ये आकृति किस में दिख रही है आपको, ये वाली आकृति किस में दिख रही है मेरे को, पहले में दिख रही है ना चारों, बाकी में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये रही ना ये वाली, तो ये आ गया आपका आंसर। लैंप को ये लिखा जाता है तो क्या लिखा जाएगा, देखिए एल आई जे के एल, आई जे के एल, तो यहाँ से एल से आई पे जाने के लिए -3, आई जे के एल -3, ए से डब्ल्यू पे जाएंगे ना, या डब्ल्यू से ए पे आएंगे, डब्ल्यू से ए पे आएंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड ए -4, एम से जे, जे से एम पे आएंगे, जे के एल एम -3, फिर -4, आप समझ पा रहे हैं ना। आई से एल पे जा रहे हैं +3, डब्ल्यू से ए पे जा रहे हैं +3, जे से एम पे जा रहे हैं +3, एल सॉरी, आई से जे के एल +3, डब्ल्यू से एक्स वाई जेड ए +4, जे से एम पे +3, एल से पी पे +4, तो यहाँ पे +3 के लिए आई ही है, देखना ही नहीं है। दूसरा +4, के से +4 करेंगे वो आएगा के एल एम एन ओ, तो यानी कि जे तो नहीं होगा, के होगा तीसरे नंबर पे। चौथे पे क्या होगा, +3 होना चाहिए तब जी जी आएगा, तो डी ई एफ जी, तो डी से होगा +3, ये खत्म, और पी +4 करके एस किस में आएगा, ओ पी क्यू आर एस, तो ओ पे आएगा +4 करके, तो ऑप्शन नंबर डी। फोर्स को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, आपको सी का बताना है। सी के लिए आपको देखो फोर्स, सी और कहीं भी है क्या, आप ये देखो पहले, जेम्स में भी सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, मतलब इसमें एक वो कोड होगा जो किसी में नहीं होगा, तभी तो सी इसमें अकेला है ना बस।
8 है क्या कहीं? 8 यहाँ पे है तो 8 नहीं होगा। 3 है क्या कहीं? 3 कहीं पे भी नहीं है, मेरे हिसाब से 3 ही आंसर होगा, बाकियों को चेक कर लेते हैं। 0 है क्या? 0 ये रहा। 5 है क्या? 5 भी ये रहा। 2 है क्या? 2 कहाँ गया? 2 ये रहा। इट मीन्स कि सी की वैल्यू होगी 3। ठीक है, क्योंकि सी तो इसी में है ना केवल, और बाकी जो ये दे रखे नंबर्स इसमें से केवल 3 इसमें है, तो यूनिक हो गया नहीं। 23 के अपोजिट बताना है, 23 23 23 23 के अपोजिट, क्योंकि नंबर्स दे रखे हैं। तो आप देख लो किस में कॉमन, इसमें 21 कॉमन है और 23 के अपोजिट पूछा है, तो 23 यहाँ पे है। देखो 21 यहाँ पे कॉमन है, इट मीन्स कि 21 से आप क्लॉकवाइज जाइए। क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हो ना आप, घड़ी की दिशा में। दोनों आप लिख लो 21 21 कॉमन को। इससे घड़ी की दिशा में जाओगे तो 21 के बाद क्या आएगा? 24। इससे घड़ी की दिशा में जाओगे 21 के बाद क्या आएगा? 23। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो यहाँ पे आते हैं ना। 24 के बाद क्या आएगा? यहाँ 25 और यहाँ 26। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमारा क्या आ गया? 23 का अपोजिट 24। 23 का अपोजिट 24। JKLMN, अरे ये तो दिख गया सामने। JKLMNO JKLMNO JK कहाँ है? ये रहा। तो अब देखना है, JK आ गया, LMNO आ गया, JKL, तो के बाद L आएगा, MN आएगा, फिर MNO आएगा फिर। ठीक है, ये तो लॉजिक दिख गया सामने। 8 से 18 38 78, ये तो कितना अच्छा लॉजिक दिख रहा है। प्लस कुछ हो रहा है शायद, 10 10 का वो हो रहा है प्लस कुछ। तो +10, 18 से 38 पे +20, फिर इससे इस पे कितना हो रहा है? +30 नहीं, +40, 4 3 7, +40, फिर इसमें कितना हो रहा है? 7 और 8 15, तो +80। अब यही क्यों प्लस हो रहा है? देखो 10 का डबल प्लस, फिर 20 का डबल, फिर 40 का डबल, अब 80 का डबल प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 160 प्लस हो जाएगा, एंड में 8 आएगा, और आएगा 15 दूनी 30 और 1 31। ऑप्शन नंबर 1। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार बॉक्स बंद। अब पांचवी लाइन कहाँ बनेगी भाई? नीचे दे दी इसने, ये होगा ना शायद। 5 लाइन तो इसी में है केवल, और लाइन ही नहीं है किसी में 5। उस घन का यानी क्यूब का चयन करें जो शीट को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। तो मेन चीज़ है आपकी, नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसमें जो अपोजिट होते हैं ना, वो एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। अगर मैं बात करूं, समझा देता हूँ, टाइम नहीं है वैसे। इसके अपोजिट ये होगा, तो ये एक दूसरे के साइड में नहीं आ सकते। अरे ये तो पहले ही आंसर दिख गया हमें। प्लस और परसेंटेज एक साथ नहीं आ सकते, तो यही गलत है। ठीक है, ना ही माइनस और ये साथ में दिखने चाहिए आपको, ना ही ये दोनों साथ में दिखने चाहिए। अगर ये दोनों साथ में आपको एक जगह दिख रहे हैं ना, तो वो घन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये तो अपोजिट है ना, दिखने नहीं चाहिए, एक दूसरे के पीछे होने चाहिए। तो इसका तो आंसर दिख ही गया, पहले ही आंसर है, इसमें चेक भी क्या ही करना। दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, किन दो को बदलोगे भाई? देखो 8 और 4 को बदलो। 8 की जगह 4 रखो, और 4 की जगह 8 रखो। ठीक है, तो ये 4 × 9/8 +5 - 3। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या 2 से 9 पूरा कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, तो ये पूरा आंसर नहीं आ पाएगा, तो इसको ख़त्म करो, ये भी चेक ही नहीं करना। ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, 2 और 5, यहाँ पे 5 रख दो और यहाँ पे 2 रख दो। अब ये इसके नीचे 4 आया, +2 कितना हो जाएगा? 20, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ तो 5 दे रखा है ना, 18 प्लस। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 3 और 9 को चेंज करना है, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 की जगह 9 आ गया। तो देखिए 3/4, ये इससे कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 + 5 - 1, 6 और 5 11 में से 1 क्या? ये भी नहीं हुआ भाई, फिर से गलत कर रहे हैं क्या कुछ? 9 और 2 को देखते हैं, यहाँ पे 9 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो 2/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, 4 + 5 - 3, फिर से कोई गलत हो गया क्या? 5 और 9 -3, वापस से रख के देखते हैं। 9 × 8, सॉरी 8 हम 8 की जगह क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। 9 × 8 बटे में, अरे शिट यार, क्या हो रहा है आज जल्दी के चक्कर में। 8 और 4 को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 4 × 9/8,
तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 9 पूरा नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा, पहला तो नहीं ही होगा। आज गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं जल्दी के चक्कर में। टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, रात हो रही है। 2 और 5 को तो आपको यहाँ पे 8 × 9/4 प्लस 5 की जगह 2 रखना है आपको, और 2 की जगह आपको 5 रखना है। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 में से 3 गए, 17 बचेगा, दूसरा भी नहीं होगा। 3 और 9 को चेंज करिए, 8 × 3/4 प्लस 5 माइनस 3 की जगह 9 बराबर 2। आई थिंक इसे ऑप्शन में हमने गलती करी थी कुछ। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 में से 9 गया 2। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया हमारा, हमने गलती कर दी थी। अरे हो गया। इसमें अब तुक्के मार लेते हैं क्या, पहले हिंदी को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। हिंदी वाला सेक्शन हमारा कहाँ गया, ये रहा। हिंदी को अटेम्प्ट करते हैं। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंटें चाहिए, ईंटें मंगवाई गई, ईंटें। अच्छा, ईंट का क्या पूछा है, तत्सम, तो ईंट का तत्सम यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट तो वैसे इंग्लिश का शब्द है। गंडक तो नहीं होगा, अक्ष तो भी नहीं होगा, इष्टिका ही होगा ना। अच्छा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा पहले, इष्टिका। मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, मैं दिसंबर में अपने परिवार गाड़ी में, कल तो नहीं होगा, अपनेपन भी नहीं होगा। दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, और गाड़ी में, गाड़ी में, गाड़ी में के साथ तो बैठ कर आना चाहिए ना। गाड़ी में बैठकर अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, तो दिसंबर ही होगा। पर्वत डैश है, पर्वत स्थिर है, मतलब कहीं जा नहीं सकता। सुगम, जहाँ जाने मतलब सुगम, जहाँ पे आसानी से जाया जा सकता है। मंगल तो नहीं होगा। गिरावट मतलब गिरना, एक ही ऑप्शन बचा, निश्चल। निश्चल ही होता है वो जो नहीं चल सकता। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या बताना है इसका सार्थक शब्द। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को कहते हैं हम पांडुलिपि। यहाँ क्या बताना है, कोई गलती नहीं, त्रुटि नहीं, अशुद्धि बतानी है किसमें। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। पर्यावरण दिवस तो मनाया जाएगा ना, तो मनाया जाता है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यह मशीन, मशीन श पे बड़ी की मात्रा, राम की तुलना, छोटे की मात्रा, औरतों में बहुत शक्ति होती है, इसमें सब ठीक है। दीपक में बड़ी की मात्रा, यानी कि यही ऑप्शन ठीक है। संसार नश्वर है, विलोम बताना है, नश्वर का होता है अनश्वर, सिंपल है ये तो। 8वां, रात होते ही डभी गई, सार्थक शब्द, उचित शब्द बनाना है इसे। डा भीड़, रात होते ही भीड़ बढ़ गई, है ना। इन चारों में से ये दिख रहा है। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं डैश है। क्या है, धर्म नहीं है तो क्या है, आचार, तपस, अधर्म है। समान का दुरुपयोग ना करें, दुरुपयोग का होता है सदुपयोग, विलोम तो पूछा है। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार की प्राप्ति का एक मार्ग है। उद्धार का क्या पूछा है, पर्यायवाची। उद्धार का मुक्ति होना चाहिए, विमुक्ति तो नहीं हो रहा। उद्गम, छुटकारा, परित्राण, आई डोंट नो, इसका मुझे पता नहीं है पर्यायवाची। देवताओं का उपवन क्या पूछा है, इसके लिए देवताओं का उपवन होता है नंदन कानन। अलादीन का चिराग, इसका अर्थ है भाग्य खुलना, पूरी तरीके से वश में, आश्चर्यजनक वस्तु, आमना सामना होना। कहते हैं ना, क्या देख लिया, अलादीन का चिराग देख लिया क्या, जो इतना एकदम से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। विद्यार्थी शब्द के दो विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या जमा अर्थी। कोई त्रुटि है तो विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, दो शब्द के नहीं, दो शब्दों के। झांसा देना, मतलब उसने झांसा दे दिया, धोखा दे दिया भाई। डॉक्टर फ्रांस एक गैर सरकारी डैश है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन है। गैर सरकारी संगठन होता है ना, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से डैश, युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से परिचय प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन डैश बीमारियों जैसे मधुमेह, यह संगठन डैश यानी कि अनुग्रह होना, विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी, आगे बढ़ते हैं ना सीधा। एमएसएफ को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए, कैसे कार्यों के लिए, अद्भुत ने अनुभव, अतिशोक्ति, मानवीय कार्यों के लिए क्या किया गया है,
1999 नोबेल शांति डैश से सम्मानित, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डन। अब ये देख लेते हैं कि हमने जीएस में कौन से क्वेश्चंस को हटाया था, कि बाद में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओडिसी नृत्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। आई डोंट नो किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरीके से, तुक्का मार देते हैं इसमें कोई भी। अभी मुझे अटेम्प्ट करने हैं ना, क्योंकि हिंदू त्योहार नहीं पता। 11वां क्वेश्चन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONJ द्वारा पहल है। देखो भाई, डिजिटल कॉमर्स है तो कॉमर्स से रिलेटेड कौन सा है? उद्योग वाला तो एक ये भी है, और कौन सा उद्योग वाला? तो और तो कोई नहीं है ना उद्योग, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो कॉमर्स का मतलब उद्योग से होना चाहिए। इसमें मैं तुक्का इस तरीके से लॉजिकल गैस वर्क से मार सकते हैं। इसका भी कोई आइडिया नहीं है, बस इतना ही मेरे हिसाब से करते हैं। हिंदी में भी रह गया था क्या एक कोई? इसमें कौन सा रह गया था? इसमें क्या तुक्का मारे? विमुक्ति नहीं हो सकता, छुटकारा, परित्राण, उद्गमी लगा देते हैं। 3 ऑप्शन नहीं दिख रहे थे ना वो सही। ये क्या हो गया? सबमिट टेस्ट। आई थिंक ये नेटवर्क में कुछ एरर हो रहा है। चलिए हमारा स्कोर क्या रहा? 143, अच्छा 152 स्कोर रहा है हमारा। और देखो, मैंने आपको बताया था ना ये 6th अटेम्प्ट है, हम सभी दोस्तों ने लगा रखा है इससे अटेम्प्ट। हमारा कोई गलत क्वेश्चन नहीं रहा। अरे वाह, आपने देखा अभी जो हमने तुक्का मारा था वो भी ठीक हो गया जी। इसमें हमने गलती नहीं है कोई भी, जो छोड़े हैं केवल वो गलत हैं। आप देख लो पहले हमने कौन सा तुक्का मारा था। अवार्ड्स एंड ऑनर कहाँ गया भाई? ये तो यार और ज़्यादा हो गया। आप लोग कहेंगे कमेंट में कि लाइक लाइव करो भाई, गलत कैसे नहीं हुआ कोई। चलिए खैर, आपने अप्रोच देखी, आपने सीखा कि कैसे आप 1 घंटे में इस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हो। और इसमें हमने एंड में जो तुक्के मारे थे 2 वो ठीक हो गए, ठीक है। बाकी ये तो अनएक्सपेक्टेड है भाई, ये तो मुझे पता नहीं अपलोड भी करना चाहिए नहीं यूट्यूब पे, कमेंट गंदे ही आएंगे बाकी स्कोर ये रहा। और अच्छा था, मैं तो रीजनिंग तो अच्छी मतलब इजी थी इसकी। हिंदी में ठीक था, एक क्वेश्चन आपका ऐसा था कि एंड में तुक्का मारा है, उसका मुझे पता नहीं था कि मुझे 3 ऑप्शन में तो कोई लग नहीं रहा था देखने में, एक ऑप्शन देखा वो मैंने लगा दिया तुक्का। अच्छा था ये टेस्ट। बाकी हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक एक जीडी का, डेली एक एक जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए। और फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में आगे, अभी मैं उसको प्लान कर रहा हूँ चीज़ों को, कि जीडी के प्रीवियस ईयर के जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं, उन जीएस के क्वेश्चंस को मैं एक साथ एक वीडियो में सॉल्यूशन उनका लेके आऊँ। और दूसरी चीज़, उसको अच्छे से उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी दूसरी चीज़ें होंगी उनको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि प्रीवियस ईयर का अच्छे से आप रिवीजन भी कर सको और उसको अच्छे से समझ रहे हो, उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, ताकि आपको समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें भी करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।